क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जैसे जिंदगी एक ही जगह पर फंसी गई है और आप अपने सपनों को पाने में अटके हुए हैं? अगर हाँ, तो स्कॉट एलन की बुक द डिसिप्लिन ऑफ मास्टर्स आपके लिए ही है। ये बुक आपको वो रास्ता दिखाएगी जिससे आप अपने छिपे हुए टैलेंट को जगा सके और एक ऐसे लीडर बन सके जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये बुक आपको सेल्फ डिसिप्लिन पर महारत हासिल करने और पर्सनल ग्रोथ को पाने के लिए गाइड करती है। स्कॉट एलन ने ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को समझाया है जो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने, अपनी पूरी कैपेसिटी को पाने में आपकी मदद करेगी। स्कॉट एलन राइटर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनल डेवलपमेंट कोच भी है। उनका सेल्फ डिसिप्लिन और मास्टरी तक का सफर आसान नहीं था। इसमें उन्हें बहुत सारे सेल्फ डाउट, फेलियर और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन और पर्सनल ग्रोथ के कमिटमेंट की वजह से एलन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में सफल हो जाते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल करना बहुत जरूरी है। ये आपको फोकस डेवलप करने और मुश्किल सिचुएशन से डील करने में हेल्प करता है, जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बेहद जरूरी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रखता है। ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने की चाबी है। एलन ने 4 ऐसे की फैक्टर्स बताए हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन और मास्टरी के फंडामेंटल को समझाते हैं। पहला है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इसमें सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स को पहचानने और उन्हें जिंदगी से हटाने के बारे में फोकस किया गया है, जो हमारी सक्सेस में रुकावट पैदा करती है। ये हमारे डर, प्रोक्रास्टिनेशन यानी किसी भी चीज को डिले करना, परफेक्शनिज्म और एडिक्शन जैसी चीजों को समझने और इनसे लड़ने के लिए असरदार स्ट्रेटजीज अपनाने के बारे में बताता है। दूसरा है टाइम मास्टरी। टाइम हमारी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स है और सक्सेस पाने के लिए इसे अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है। एलन ने हमें 80-20 का प्रिंसिपल और पोमोडोरो जैसी असरदार टेक्निक्स के बारे में बताया है। तीसरा है लीडरशिप एंड मेंटोरिंग। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में लीडरशिप और मेंटोरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इफेक्टिव मेंटोर के कैरेक्टरिस्टिक्स और सक्सेसफुल मेंटोरिंग पार्टनरशिप बनाने की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। चौथा है डेवलपिंग क्रिएटिव आइडियाज। इनोवेशन और सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिएटिविटी। एलन ने नए आइडियाज ढूंढने और उन्हें ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक्स को बताया है। एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अप्लाई हो, वो हमारे प्रोजेक्ट में सक्सेस की गारंटी दे सकता है। एलन के इस सफर के एक्सपीरियंस और लेसन्स को बेस बनाकर के ही ये बुक लिखी गई है, जिससे ये हर उस इंसान के लिए फायदेमंद साबित होती है जो अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन पाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के इन प्रिंसिपल्स के बारे में, जिससे हमारी सफलता की राह आसान हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारिक आपके साथ और आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। हमारी जिंदगी में कई ऐसे डर होते हैं जो हमें हमारी सक्सेस से दूर ले जाते हैं, जिन्हें सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर यानी SDB कहते हैं। ये वो एक्शंस और एटीट्यूड है जो हमारी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। ये बिहेवियर्स अक्सर हमारे डर और एंजाइटीज से जुड़े होते हैं। इस एटीट्यूड की वजह से हमारे एफर्ट्स कमजोर होने लगते हैं, जिससे हमें गोल्स अचीव करने में मुश्किल होने लगती है। इन SDB से बचने के लिए पहले हमें इन्हें अच्छे से समझना होगा। वैसे सेल्फ डिफीट के कई रास्ते हैं। उनमें सबसे पहले आता है दुख से जुड़ाव। बहुत से लोग अनजाने में अपने पुराने दुख और ट्रॉमा से जुड़े रहते हैं, जिससे उनके पहले के बुरे एक्सपीरियंस अभी के एक्शंस और डिसीजंस पर असर डालते हैं। दुख से जुड़ाव की वजह से एक सेल्फ सैबोटाज की साइकिल बन जाती है, जहां लोग बार बार ऐसी चॉइसेस करने लगते हैं जो उनकी बुरी सेल्फ इमेज और सिचुएशन को सपोर्ट करने लगती है। इसलिए इस साइकिल को रोकना बहुत जरूरी है। स्कॉट एलन ने सेल्फ डिफीट के 4 लेवल्स को समझाया है। इसमें सबसे पहला और बेसिक लेवल है डर यानी फियर। हमारे सामने अलग अलग तरीकों के डर पैदा होते हैं, जैसे फेल होने का डर, ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद का डर, अनजान होने का डर और फैसले गलत होने का डर। ये डर हमारे माइंड में बैरियर्स पैदा करते हैं और हमें मेंटली कमजोर बनाते हैं, जिससे हम सही समय पर एक्शन नहीं ले पाते। डर एक ऐसा पावरफुल इमोशन है जो हमें सक्सेस की राह पर पैरालाइज कर सकता है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये डर ही हमें ऐसी नई चीजें ट्राई करने और रिस्क लेने से रोकता है। तो ऐसी रुकावटों से आगे बढ़ने के लिए स्कॉट एलन कुछ स्ट्रेटजीज को बताते हैं। पहला है आइडेंटिफाई योर फियर्स। सबसे पहला स्टेप है अपने डर को पहचानना।
इसके लिए हमें ईमानदारी से अपने अंदर झांकना होगा। एक बार आप अपने डर को पहचान लोगे, उसके बाद आपके लिए इसे हटाना आसान हो जाएगा। दूसरा है चैलेंज योर फियर। अक्सर हम अपने डर को खुद ही बढ़ा लेते हैं, जबकि रियलिटी में ये इतना इफेक्टिव होता ही नहीं है। इसलिए हमें अपने डर को चुनौती देनी चाहिए। खुद से सवाल करें, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, या फिर इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। तीसरा है टेक स्मॉल स्टेप्स। डर अचानक से खत्म नहीं हो सकता। अपने गोल की तरफ छोटे छोटे कदम लेना शुरू करें। हर छोटी सक्सेस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और आपके डर को कम करेगी। चौथा, विजुअलाइज सक्सेस। अपने डर को पीछे छोड़ने में विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल बन सकता है। हर दिन अपने आप को अपना गोल हासिल करते हुए इमेजिन करें। अपने अंदर ऐसी पॉजिटिव फीलिंग्स को पैदा करें जो आपकी सक्सेस से जुड़ी हुई हो। ये हमारे माइंडसेट को डर से मोटिवेशन की तरफ शिफ्ट करने में मदद करता है। पांचवा, सीक सपोर्ट। हमें ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए जो सपोर्टिव हो, जो हमें मोटिवेट करते रहे। अपने भरोसेमंद दोस्त या मेंटोर के साथ अपना डर शेयर करना चाहिए, जिससे वो हमें गाइड कर सके। कभी कभी अपने डर के बारे में बात करने से भी उसकी पावर कम हो जाती है। नंबर 6 पर है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। कुछ माइंडफुल टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग आपको शांत रहने में मदद करती है। ये टेक्निक्स हमारी एंजाइटी को दूर करती है और आपके डर को मैनेज करने में हेल्प करती है। नंबर 7 पर है एम्ब्रेस फेलियर। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है, ये हम सभी जानते हैं। तो फेलियर से डरने के बजाय इसे खुद को ग्रो और इम्प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी समझे। हर फेलियर के साथ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं जो हमें फ्यूचर में सक्सेस पाने में मदद कर सकता है। इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर हम अपने फियर को कम करना शुरू कर सकते हैं, जो हमें पीछे रोक कर रखती है। याद रखें कि अपने डर को खत्म करना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इसके लिए हमें पेशेंस और सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। सुन रहे हैं आप कुकू FM, सुने जो मन चाहे। सेल्फ डिफीट का दूसरा लेवल है प्रोकास्टिनेशन, यानी टालम टोल करना। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत ही कॉमन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, जहां हम बिना किसी वजह के टास्क को डिले करते रहते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज का एक ऐसा तरीका है जो धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस में रुकावट पैदा करता है। प्रोकास्टिनेशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म या फिर मोटिवेशन में कमी। प्रोकास्टिनेशन से हम अपने कीमती समय और अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। प्रोकास्टिनेशन से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और गिल्ट जैसी फीलिंग्स होने लगती है और इसी के साथ ही हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिससे हम डेडलाइन पर अपना काम पूरा नहीं कर सकते। बार बार प्रोकास्टिनेशन करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो सकता है और हम फेलियर की साइकिल में फंस जाते हैं, जहां हम अपने गोल्स और एक्सपेक्टेशंस से दूर होते रहते हैं। इसलिए प्रोकास्टिनेशन यानी कि टालम टोल करने के रीजंस को समझना बहुत जरूरी है। प्रोकास्टिनेशन को मैनेज करने के लिए स्कॉट एलन ने कुछ टेक्निक्स बताई है। पहली है ब्रेक टास्क इन स्मॉलर स्टेप्स। बड़े टास्क देखकर हम घबरा सकते हैं या हमें आलस आ जाता है, जिससे प्रोकास्टिनेशन पैदा होता है। इसलिए किसी भी बड़े टास्क को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़कर आप प्रोसेस की मुश्किलों को कम कर सकते हैं। हर छोटा स्टेप पूरा करने से एक मोमेंटम बनता है और पूरे टास्क को अचीव करने में आसानी होती है। दूसरा, सेट स्पेसिफिक डेडलाइंस। डेडलाइंस होने से उस काम को जल्दी करने की फीलिंग पैदा होती है और आप फोकस्ड रहते हैं। हर टास्क या स्टेप के लिए झूठी टाइमलाइन के बजाय ऐसी डेडलाइन सेट करनी चाहिए जिसे हम अचीव कर सके। तीसरा, प्रायोरिटाइज योर टास्क। सब काम बराबर इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को पहचानने और सबसे पहले उन पर फोकस करें। 80-20 प्रिंसिपल या पैरेटो प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। तो जरूरी टास्क को प्रायोरिटाइज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोकास्टिनेशन कम होता है। चौथा, यूज द 2 मिनट रूल। अगर किसी टास्क को पूरा करने में 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे इमीडिएटली पूरा कर देना चाहिए। ये रूल छोटे टास्क से डील करने में मदद करता है, जो कि अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोकास्टिनेशन का रीजन बनते हैं।
इन छोटे टास्क को तुरंत कंप्लीट करने से आपका माइंड क्लियर रहता है और वर्क लोड नहीं होता। 5वां, क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अपने वर्क प्लेस को डेडिकेटेड बनाकर डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करें। मोबाइल्स के नोटिफिकेशन ऑफ करके अपने ईमेल्स को चेक करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम सेट करें और जब आप कोई ज़रूरी टास्क कर रहे होते हैं तब इस बारे में दूसरों को भी बता दीजिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। एक फोकस्ड एनवायरनमेंट प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने में हेल्प करता है। 6, द सम डे स्ट्रैटेजी। प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले लोग अक्सर अपने काम को किसी और दिन पर टाल देते हैं। इसका सामना करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाना चाहिए जिसमें स्टेप्स और डेडलाइंस भी शामिल हो। और आखिरी में 7वां पॉइंट है विजुअलाइज द एंड रिजल्ट। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर हो सकती है। अपने आप को गोल्स अचीव करते हुए इमेजिन करना हमारे एटीट्यूड को बूस्ट करता है, तो अपने गोल्स को कंप्लीट करने के बाद की फीलिंग को इमेजिन करना चाहिए। ये आपके माइंडसेट को काम टालने के बजाय उसके लिए एक्शन लेने में आपकी हेल्प करता है। तो इन टेक्निक्स को अप्लाई करके हम प्रोक्रास्टिनेशन को मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस रेट बढ़ जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस और लगातार एफर्ट्स देते रहना होगा। परफेक्शनिज्म एक ऐसा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है जहां लोग अपने और दूसरों के लिए अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये जरूरत से ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म और किसी भी चीज को परफेक्ट से कम एक्सेप्ट ना करने की आदत को पैदा करता है, क्योंकि किसी भी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन परफेक्शनिस्ट इसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नेगेटिव असर डालता है। परफेक्शनिस्ट को फेलियर से काफी ज्यादा डर लगता है। उन्हें लगता है कि गलतियां उनकी पर्सनल कमियों को दिखाती है और कोई भी गलती दूसरों के नेगेटिव जजमेंट का रीजन बन सकती है। हालांकि परफेक्शनिस्ट फोकस्ड होकर के काम तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रोक्रास्टिनेशन का भी रीजन बन सकता है। जब परफेक्शनिस्ट को लगता है कि वो टास्क परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वो उस काम को शुरू या खत्म करने में देरी करने लगते हैं। परफेक्शनिस्ट अक्सर सिचुएशंस को ब्लैक एंड व्हाइट टर्म में देखते हैं। उन्हें लगता है कि रिजल्ट या तो परफेक्ट होता है या फिर कंप्लीट फेलियर। उनके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। वो प्रोसेस के बजाय रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। इसका डेली लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या फेल होने की डर की वजह से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है। परफेक्शनिज्म से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हम टास्क को रिफाइन करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देते हैं, जिससे हम हर बार अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेने से डरने लगते हैं। परफेक्शनिज्म को मैनेज करने और इससे बचने के लिए स्कॉट एलन ने कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है। पहली है, ऐसे गोल्स को सेट करना चाहिए जो रियलिस्टिक और अचीव करने के लायक हो। बड़े टास्क को करने की बजाय इन्हें छोटे स्टेप्स में बदल दें। दूसरा है, फेलियर से डरने की बजाय इसे पर्सनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का मौका समझें। तीसरा, खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने आप से प्यार करें। खुद के साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप एक अच्छे दोस्त से करते हैं। सिर्फ रिजल्ट की परवाह नहीं करते हुए अपने एफर्ट्स और प्रोग्रेस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये स्ट्रेस को कम करता है और टास्क को एंजॉय करने में हेल्प करता है। नंबर 4 पर है, अपने टास्क को परफेक्ट बनाने के लिए उस पर ज्यादा समय देना ठीक नहीं। इसके लिए हर टास्क का एक टाइम सेट होना चाहिए। ये ओवर थिंकिंग से आपको बचाएगा और आपको एफिशिएंट बनाएगा। नंबर 5, हर किसी से गलती होती है और इसे जानना बहुत जरूरी है। परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है। अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे आपकी वर्थ और कैपेबिलिटी कम नहीं होगी। तो इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपने परफेक्शनिज्म को मैनेज कर सकते हैं, और इसके लिए पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अपने आप पर परफेक्ट बनने का प्रेशर हटा करके भी आप गोल को हासिल कर सकते हैं। एडिक्शन एक पावरफुल और अक्सर काम बिगाड़ने वाली फोर्स होती है। एडिक्शन भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे गैम्बलिंग, टेक्नोलॉजी, फूड, यहाँ तक कि काम भी। तो किसी भी आदत को बनाने के लिए एडिक्शन जरूरी होती है। हालांकि एक लेवल के बाद इसके नुकसान होने लगते हैं और ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, जिससे डिपेंडेंस की साइकिल बन जाती है और इसे तोड़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एडिक्शन का हमारी जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ता है।
ये हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। एडिक्शन से अक्सर हम खुद पर कंट्रोल खोने लगते हैं और हर एक काम के ऊपर अपनी एडिक्शन को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है। ये हमारे दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर लेती है जिससे हम इस पर ही डिपेंड रहने लगते हैं। एडिक्शन से रिकवरी करने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि एडिक्शन हमारी वीकनेस या विल पावर की कमी को नहीं दिखाती। ये एक ऐसी मुश्किल कंडीशन है जिसमें बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स जुड़े होते हैं। एडिक्शन से रिकवरी करने और इसके ट्रिगर पॉइंट को हैंडल करने के लिए एलन ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई है। पहली है, एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको ये मानना होगा कि एडिक्शन आपकी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों को ढूंढना होगा और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा पाएंगे। दूसरा है, अक्सर एडिक्शन में हम खुद पर काबू खो बैठते हैं, इसलिए इस पर कंट्रोल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। थेरेपिस्ट, काउंसलर्स और सपोर्टिंग ग्रुप्स एडिक्शन से रिकवरी के लिए हमें गाइड कर सकते हैं। तीसरा, ट्रिगर्स वो सिचुएशंस, इमोशंस या कोई भी इंसान हो सकता है जो हमें हमारी एडिक्शन की तरफ धकेलते हैं। अपनी एडिक्शन को अवॉइड या मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर्स को ढूंढना होगा। हर उस सिचुएशन को नोट कीजिए जिस सिचुएशन में आप ट्रिगर हो रहे हैं। चौथा है, हर उस सिचुएशन को जिससे आप ट्रिगर होते हैं उसे एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस करें। अपने उस टाइम में आप एक्सरसाइज, हॉबीज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या दोस्तों और फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। पांचवा है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म हेल्थ। रिकवरी सिर्फ अपने एडिक्शन को खत्म करने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी को हेल्दी और पर्पसफुल बनाने के बारे में है। तो एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन से अपने ओवरऑल वेलबींग पर फोकस करने की कोशिश करें। एडिक्शन से रिकवरी करने से हम अपनी जिंदगी को वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेशन, सपोर्ट और चेंज करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। एडिक्शन से रिकवर करना आसान तो नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी और सपोर्ट के साथ ये मुमकिन है। टाइम हमारे सबसे कीमती रिसोर्सेज में से एक है और इसे मैनेज करना सक्सेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हमें टास्क प्रायोरिटाइज करने, फोकस्ड रहने और एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। एलन के अकॉर्डिंग हम अपने टाइम को कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करके मैनेज कर सकते हैं। पहला है पोमोडोरो टेक्निक एंड 80-20 प्रिंसिपल। ये एक ऐसा मेथड है जो हमारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हमारी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में और फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। इस मेथड में हमें 25 मिनट काम करना और फिर 5 मिनट ब्रेक लेना होता है। तो ऐसी 4 साइकिल के बाद एक बड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे ही 80-20 प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारे 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आ जाते हैं। उन टास्क को आइडेंटिफाई कीजिए जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, उन पर फोकस कीजिए और ऐसे जरूरी टास्क को प्रायोरिटाइज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 2 है डीक्लटरिंग योर वर्क स्पेस। एक बिखरा हुआ वर्क स्पेस हमारे माइंड को अनसेटल कर सकता है, जिससे काम पर फोकस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लगातार अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा रखें, जिससे प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा माहौल बन सके। हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं उसको हटा देना चाहिए और सिर्फ वही चीज रखनी चाहिए जिसकी आपको जरूरत है। नंबर 3 पर है हमारे काम और प्राइवेट लाइफ को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा स्केड्यूल बनाना चाहिए जिसमें काम के साथ साथ एक्सरसाइज, रिलैक्स और लोगों से मिलने का टाइम भी शामिल हो। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है और हमें फ्रस्ट्रेट होने से रोकता है। नंबर 4 पर है ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से हमारा टाइम सेव होता है और वर्कलोड भी कम हो जाता है। टू डू लिस्ट, कैलेंडर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जैसे टूल्स का आप यूज करके अपनी डेडलाइंस और काम की प्रोग्रेस पर नजर रख सकते हैं और एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से आप अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकते हैं। टाइम को सही ढंग से मैनेज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हम अपने गोल के और भी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है।
इस कंपटीशन से भरी दुनिया में हर कोई कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है जिससे वो सबसे अलग दिख सके। और क्रिएटिविटी सच में सक्सेस का ना एक बहुत जरूरी हिस्सा है। क्रिएटिविटी से ही नए इनोवेशंस होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके मिलते हैं। अपने क्रिएटिव साइड को बढ़ावा देने से नई संभावनाएं यानी कि पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, जिससे यूनिक आइडियाज पता चलते हैं। हमारे दिमाग में बहुत कम वक्त के लिए आइडियाज आते हैं और उनका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें इन्हें कैप्चर करने के मेथड यूज करने चाहिए। इसके लिए एलन जर्नलिंग, माइंड मैपिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग जैसी एप्स को यूज करने का सजेशन देते हैं। इन सभी एप्स से हम आसानी से अपने आइडियाज को उसी समय कैप्चर कर सकते हैं जब भी वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करें। अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से मैनेज करने के लिए आइडिया को ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने एक जैसे आइडियाज की कैटेगरी बना सकते हैं। ये थीम, प्रोजेक्ट टाइप या ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए जरूरी हो उस पर बेस्ड हो सकता है। हर आइडिया की प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है जिससे उनके असर और फिजिबल होने का पता चल सके। अपने आइडियाज को रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए। कुछ आइडियाज समय के साथ अच्छे हो सकते हैं जबकि कुछ किसी काम के नहीं रहते, तो इससे आप अपने आइडिया सिस्टम को अपडेट रख करके उन्हें वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। अपने आइडिया के गोल को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे एक प्लान बनाना आसान हो जाता है जो हमें फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर हम अपने डर को पीछे छोड़ देंगे और अपने आप को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे हमारी सक्सेस का रास्ता आसान हो सकता है। तो ये शो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर से शेयर कीजिएगा।